प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अगला चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में बाज़ार संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार के अंदर बाज़ार में संतुलन कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाज़ार संतुलन। बाज़ार संतुलन वहाँ होगा जहाँ किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है। इसको हम संतुलन कीमत भी कहते हैं। अर्थात संतुलन कीमत वह कीमत होती है जिस पर किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है। इसको हम संतुलन कीमत या बाज़ार संतुलन कहते हैं। इसको एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। ये कीमत दी हुई है वस्तु की 1 2 3 4 5। ये पूर्ति है 1 2 3 4 5। क्योंकि पूर्ति का नियम ये कहता है कि कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है। तो कीमत बढ़ रही है, पूर्ति भी बढ़ रही है। कीमत घट रही है, पूर्ति भी घट रही है। इधर मांग ली हुई है। कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। मांग का नियम पढ़ा था हमने। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है, कीमत के घटने से मांग बढ़ जाती है। तो इस तरह ये टेबल बनाई हुई है। कीमत 1 है तो इस एक कीमत के ऊपर पूर्ति 1 है और मांग 5 है। कीमत 2 पूर्ति 2 मांग 4। कीमत 3 पूर्ति भी 3 और मांग भी 3। यानी इस कीमत को हम संतुलन कीमत कहेंगे। संतुलन कीमत वह कीमत होती है जिस पे किसी वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है। इसलिए इस कीमत को संतुलन कीमत है। 3 रुपये जब कीमत है किसी वस्तु की, आलू की मान लीजिए, तो उस पर पूर्ति भी 3 इकाई है और मांग भी 3 इकाई है। इसलिए ये जो कीमत है वो संतुलन कीमत है। इसी चीज़ को हम रेखा चित्र में दिखाएंगे। पहले पूर्ति वक्र का निर्माण करते हैं। कीमत 1 पूर्ति 1, कीमत 2 पूर्ति 2, कीमत 3 पूर्ति 3, कीमत 4 5, कीमत 5 पूर्ति भी 5। इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे तो ये पूर्ति वक्र बन जाएगा SS। इसी तरह मांग, कीमत 1 मांग 5, कीमत 1 मांग 5, ये बिंदु आ जाएगा। कीमत 2 मांग 4, ये बिंदु आ जाएगा। कीमत 3 पूर्ति मांग 3। तो इस तरह इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे तो ये मांग वक्र बन जाएगा। जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। 3 रुपये जब कीमत है तो मांग भी 3 है और पूर्ति भी 3 है। इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई बिंदु बोलते हैं हम इसको, संतुलन बिंदु। और यहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर, इसलिए ये जो कीमत है 3 रुपये, ये संतुलन कीमत है। इस कीमत को हम संतुलित कीमत कहेंगे और इस मात्रा को हम संतुलित मात्रा कहेंगे। ये संतुलन कीमत इसलिए भी है क्योंकि कीमत अगर इससे ऊपर 3 रुपये से बढ़ के 4 रुपये हो जाएगी तो इस कीमत के ऊपर हम देख रहे हैं कि मांग कम है, मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा है। 4 रुपये जब कीमत है तो मांग कम है, खरीदने वाले कम हैं, वस्तु बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो कीमत नीचे आ जाएगी, वस्तु सस्ती हो जाएगी, 3 रुपये पे आ जाएगी। अगर कीमत संतुलन कीमत से नीचे अगर 2 रह जाएगी तो इस कीमत पे 2 रुपये कीमत है तो इस कीमत के ऊपर पूर्ति तो इतनी है और मांग ज़्यादा है, वस्तु की पूर्ति थोड़ी है, इसलिए वस्तु महंगी हो जाएगी और ये 3 रुपये पे आ जाएगी। इसलिए इसको संतुलन कीमत कहते हैं। हम कहते हैं मांग और पूर्ति में परिवर्तन आने से संतुलन कीमत में कैसे परिवर्तन आएगा। तो पहले हम मान लेते हैं कि मांग में परिवर्तन होता है, पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, पूर्ति स्थिर रहती है, मांग में परिवर्तन होता है। तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमारा शुरू का मांग वक्र है, ये हमारा प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। यहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये तो हमारी संतुलित मात्रा है और ये हमारी P जो है ये संतुलन कीमत है। अब हमने ये कह दिया कि पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, मांग में परिवर्तन होता है। मांग में परिवर्तन 2 तरीके से होगा, या तो मांग बढ़ेगी या मांग घटेगी। पहले हम मांग को बढ़ा लेते हैं। मांग बढ़ेगी
जब मांग में वृद्धि होगी तो मांग वक्र ओरिजिनल वक्र के दाईं तरफ खिसकेगा, तो ये इसके तो नया मांग वक्र जो है DD1, नया मांग वक्र जहाँ पूर्ति वक्र को काटेगा, ये अब संतुलन बिंदु है। ये संतुलन बिंदु बता रहा है कि मात्रा भी बढ़ जाती है और कीमत बढ़ जाती है। मांग के बढ़ने से संतुलन कीमत जो OP थी वो बढ़ करके OP1 हो जाएगी। हम दोबारा इसी बिंदु पे आ जाते हैं। अब मान लेते हैं मांग यहाँ से कम हो जाती है, मांग कम हो जाएगी तो मांग वक्र ओरिजिनल वक्र के बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये नया मांग वक्र आ जाएगा। नया मांग वक्र जहाँ पूर्ति वक्र को काटेगा, क्योंकि संतुलन कहाँ होगा, संतुलित कीमत वहाँ तय होती है जहाँ मांग और पूर्ति बराबर हो, तो यहाँ ये संतुलन कीमत तय हो जाएगी, जो ये बता रही है पहले वाली कीमत से कम है। यानी मांग के घटने से जब मांग कम हो जाएगी तो संतुलन कीमत घट जाएगी। ये तो था मांग में परिवर्तन होने का संतुलन कीमत पर प्रभाव, की मांग के बढ़ने से संतुलित कीमत बढ़ जाएगी और मांग के घटने से संतुलन कीमत घट जाएगी। दूसरा है पूर्ति में परिवर्तन। अब हम ये मान लेते हैं कि भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, पूर्ति में परिवर्तन और संतुलन कीमत पर प्रभाव। तो सबसे पहले तो हम संतुलन कीमत तय करेंगे। ये हमारा मांग वक्र है, ये हमारा SS पूर्ति वक्र है। जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को काटेंगे, ये संतुलन होगा। ये संतुलन होगा तो इस तरफ हमने कीमत ली हुई है, ये हमारी संतुलित कीमत होगी, ये हमारी संतुलित मात्रा होगी। जब संतुलन कीमत तय हो गई OP, तो अब हम पूर्ति में परिवर्तन दिखाएंगे। अब हम मान लेते हैं कि मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, पूर्ति में परिवर्तन होता है। तो पूर्ति में परिवर्तन दो ही तरीके से होगा, या तो पूर्ति में वृद्धि होगी या पूर्ति में कमी होगी। पहले हम मान लेते हैं कि पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तो पूर्ति में वृद्धि होगी तो पूर्ति वक्र ओरिजिनल वक्र के दाईं तरफ चला जाएगा, ये नया पूर्ति वक्र आ जाएगा। नया पूर्ति वक्र जहाँ मांग वक्र को काटेगा वो संतुलन कीमत, ये संतुलन कीमत होगी जो कि ऊपर वाली से नीचे है, जो ये बता रही है कि पूर्ति के बढ़ने से कीमत घट जाती है। ये आमतौर पर हम देखते भी हैं, जिस वस्तु की पूर्ति बाज़ार में बढ़ जाती है, जो वस्तु बाज़ार में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है वो सस्ती हो जाती है, उसके रेट गिर जाते हैं। अब हम मान लेते हैं दूसरा जो परिवर्तन है कि पूर्ति घट जाती है। पूर्ति घट जाएगी तो पूर्ति वक्र ओरिजिनल वक्र के बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मान लेते हैं ये नया पूर्ति वक्र है S2। नया पूर्ति वक्र जहाँ मांग वक्र को काटेगा, क्योंकि संतुलन कीमत कहाँ तय होती है, जहाँ मांग और पूर्ति बराबर हो। तो जब पूर्ति घट जाती है तो हम देख रहे हैं कि संतुलन कीमत यहाँ से उठ गई और संतुलन कीमत ये थी, इससे ऊपर चली जाती है, नया संतुलन से ऊपर आ जाता है। यानी पूर्ति के घटने से कीमत बढ़ जाती है। जब बाज़ार में कोई वस्तु थोड़ी रह जाती है, थोड़ी मात्रा में उसकी सप्लाई होती है, तो वो महंगी हो जाती है। तो ये पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पर पूछा जाता है कि संतुलन कीमत से क्या अभिप्राय है, मांग और पूर्ति की शक्तियाँ संतुलन कीमत को कैसे प्रभावित करती हैं। तो आपने ये 3 रेखा चित्र 1, 2 और 3 अपनी कॉपी में बनाने हैं और अच्छे से समझ करके इसको लर्न भी करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।